हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। टॉपिक तो वही हमारे लोग का चल रहा था 9th क्लास का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम आगे देखेंगे। बेसिकली तो हमने पिछले जो लेक्चर में लास्ट में हमने जो छोड़ा था पॉइंट, वो छोड़ा था मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं तो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे वो मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, है ना। नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स देखना है हमको। ठीक है, तो अब जैसे नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे हमें मॉलिक्यूल्स देखना है, तो अगर हम बात करें जैसे एक एटम है तो उसको बोलते हैं मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोनो एटमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ अब अगर दो एटम हो गए तो उसको बोलते हैं डाई एटमिक मॉलिक्यूल, डाई एटमिक मॉलिक्यूल। और अगर तीन एटम हो गए तो उसको बोलते हैं ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। और अगर तीन एटम से ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं? पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से यहां पर चीजें आपको समझनी है क्योंकि ये बेसिक बनाती हैं हर चीज का। ठीक है, केमिस्ट्री का ये बेसिक बनाती है, तो यहां पर आपको समझना है। जैसे मोनो एटमिक में हमने एग्जांपल लिया था, हीलियम हो गया था हमारा, ठीक है, नियॉन हो गया था, आर्गन हो गया था। ये विजुअल है, ये कलर आपको विजुअल हो रहा है? ठीक है, तो ये हमको ये इस तरीके से हमने चीज देख ली थी कि मोनो एटमिक है तो एक एटम वाला जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है। डायटमिक वाले में जैसे हमने ले लिया था O2 ले लिया था, N2 ले लिया था, H2 ले लिया था, ठीक है, Cl2 ले लिया था। ठीक है, ये इस तरीके के डायटमिक मतलब दो एटम वाले मॉलिक्यूल। ट्राइएटमिक की बात करें तो जैसे हमारा CO2 हो गया था, ठीक है, H2O हो गया था, ये हमारे जैसे BeCl2 हो गया था। तो ये हमारे ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल। तीन से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे हमने बात की H2SO4 की बात कर ली हमने, ठीक है, हमने HNO3 की बात कर ली, ठीक है, हमने अमोनिया की बात कर ली, NH3 की, हमने CH4 की बात कर ली। तो ये हमारे पॉली एटमिक मॉलिक्यूल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पॉली एटमिक मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखना है हमें, चीजें यहां पर और अच्छे से समझनी है। हम यहीं पर बात करते हैं एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी, यहीं पर एक टर्म आता है एटोमिसिटी, पूछ ली जाती है। एटोमिसिटी क्या होती है? देखो एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको क्या बोल देते हैं हम? एटोमिसिटी। क्या बोल देते हैं? एटोमिसिटी। तो जैसे हमने बात कर ली, अगर हम एटोमिसिटी की बात कर लें तो इसमें एटोमिसिटी 1 है, ठीक है, मोनो एटमिक में तो 1 होगी। इसमें डाई एटोमिसिटी कितनी है? 2। इसमें एटोमिसिटी कितनी है? 3। इसमें एटोमिसिटी ट्राई एटमिक में इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एटोमिसिटी होती है। अगर हम बात करें H2SO4 में एटोमिसिटी कितनी होगी? H2SO4 में एटोमिसिटी कितनी है? H2SO4 में कितनी है? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर दिख रहा है और 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कितनी होगी? 4, 1, 5, 6, 7, 7 एटोमिसिटी हो जाएगी, 7। अगर हम बात करें HNO3 की, अब H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम भी लिख लिया करो, सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में डालेंगे ये एसिड शो बिहेव सा करता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब देखो इधर पे 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन और 1 हाइड्रोजन। एटोमिसिटी कितनी होगी? 5। कितनी होगी? 5। समझ में आ रही बात की नहीं? 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया NH3 है, तो NH3 में हमारा कितना होगा? तो यहां पर हमने देख लिया कि H2SO4 में एटोमिसिटी 7 है और HNO3 में एटोमिसिटी कितनी है? 5 है। अगर हम वहीं पर अमोनिया की बात करें, यहां पर अमोनिया, तो अमोनिया में हमारे 1 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। टोटल कितनी होगी एटोमिसिटी? 4। इसी तरीके से हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में हमारा क्या हो जाएगा? 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। टोटल एटोमिसिटी कितनी होगी? 5। इस तरीके से हम चीजें यहां पर देखेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? इस तरीके से चीजें हम देखेंगे।
तो एटॉमिसिटी निकालना आपको आज गई होगी, समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ एटम्स हमें देखना है और वो हमारी एटॉमिसिटी होती है। इसको फटाफट नोट करो, तो फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा और भी चीजें समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। अब अगर हम देखें, अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल बना है तो वहां पर हमें देखना है कि नंबर ऑफ जो रेशियो होता है, मास रेशियो और एटम का रेशियो, मास रेशियो क्या है, एटम का रेशियो क्या है, वो एक बार हम और देख लेते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर CO2 की, तो CO2 हमारा ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल है, एटॉमिसिटी इसकी कितनी है 3। ठीक है, हम बात करें H2O की, ठीक है, हम बात कर ले CH4 की, हम बात कर ले NH3 की। ये मॉलिक्यूल के नाम हमको बिल्कुल पता होने चाहिए, सबसे कॉमन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, अगर हम बात करें CO2 की, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। वाटर है लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसको लिख दो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोल देंगे, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हो रही बात की नहीं। इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, मीथेन। और इसको क्या बोल देंगे, अमोनिया। क्या बोल देंगे, अमोनिया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही इतनी बात समझ में। अब देखो, अगर हम यहां पर मास रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, मास रेशियो की, तो अब यहां पर ध्यान से देखना, कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 2 या 32। यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो तो 6 रेशियो 16 हो गया, 3 रेशियो कितना हो गया, यहां पर 8 हो गया। तो 3 रेशियो 8 हो जाएगा मास रेशियो। इतनी बात समझ में आ रही। अगर यहां पर बात करें मास रेशियो की, तो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो 16 मतलब 1 रेशियो 8। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। यहां पर बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 होता है कार्बन का मास, 12 रेशियो 4 मतलब सीधे सीधे बात करो 3 रेशियो 1। कैसा हो गया, 3 रेशियो 1। समझ में आ रही बात की नहीं। मीथेन का कितना हो गया, 3 रेशियो 1। यहां पर नाइट्रोजन कितना होता है, 14 रेशियो 3, 14 रेशियो 3 हो जाएगा अमोनिया का मास रेशियो। इतनी बात समझ में आ रही। अगर हम यहां पर बात करें एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो की बात करें, एटॉमिक रेशियो, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 1 रेशियो 2। इसमें क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 1। समझ में आ रही बात की नहीं, 2 रेशियो 1। इसमें बात करें तो 1 रेशियो 4। इसमें क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 3। क्लियर हो रही बात की नहीं। इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो, फटाफट जल्दी जल्दी हमें नोट करना है और फिर हमें चलना है आगे। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसको फटाफट नोट करो। यहां पर अगर हम बात करें कि डिफरेंस देखें हम दोनों का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तो हमें पता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल। जनरल केस में या मोस्टली केस में हमारा एटम्स हमारा छोटा होता है। अगर हम बात करें यहां पर, क्योंकि एटम से ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो एटम्स की जो पहला प्रॉपर्टी है, पहली पॉइंट है यूनिट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यूनिट का मतलब बोल सकते हो सबसे छोटा पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी यहां पर आप बोल सकते हो। तो यूनिट पार्टिकल का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है उसका सबसे छोटा पार्टिकल। जैसे हम बात करेंगे बैलून में हीलियम गैस भरी हुई है, तो हीलियम का एक जो एटम है, एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड He, दैट इज कॉल्ड एटम, दैट इज कॉल्ड एटम। अगर हम बात करें पानी H2O, तो वहां पर H जो होंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एटम, दैट इज कॉल्ड। तो वहां पर 2 टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स मिल सकते हैं, दैट 2 टाइप के स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन, एक हमारा ऑक्सीजन। अगर हम बात करें जैसे आपके पास गोल्ड की चेन हो, तो गोल्ड में जो Au उसका सिंबल होता है गोल्ड का, जैसे हाइड्रोजन का H होता है तो गोल्ड का होता है कैपिटल A स्मॉल u, Au। तो वहां पर Au हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होगा, उसको हम बोलते हैं गोल्ड का एटम। ठीक है, एटम ऑफ गोल्ड।
क्लियर। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट बोल सकते हो, प्योर फॉर्म होता है सेम एटम का अगर कॉम्बिनेशन हो। यहां पर यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, तो मतलब एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड, जैसे कंपाउंड है हमारा पानी, ठीक है। तो पानी में H2O जो है H2O, तो H2O सबसे छोटा पार्टिकल है, पानी का जो पार्टिकल है वो है H2O, ठीक है। तो वो सबसे छोटा पार्टिकल है। यहां पर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, तो H2O के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये 2 H है उसमें और 1 ऑक्सीजन है। तो यहां एटम्स की बात कर रहे हैं, यहां मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स में, तो ये H2O एक मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें एटम की, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये बात कर रहे थे, एक ये ऑक्सीजन का एटम है और 2 यहां पर हाइड्रोजन के एटम है। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर ये बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहां पर 2 टाइप की स्पीसीज होंगी, यहां पर ये एक ही मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये कैसा शेप का होता है? एटम होता है स्फेरिकल शेप, बहुत छोटा होता है, तो इसको हम स्फेरिकल ही मानते हैं कि बहुत स्फेरिकल छोटा होगा, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फीयर मानते हैं उसको। इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग शेप होते हैं, डिपेंड करता है कि कितने एटम्स जुड़े हुए हैं। तो लीनियर भी होता है, एक लाइन में बन जाता है, एंगुलर भी होता है, ट्राइंगुलर भी होता है। बस आपको केवल यहां पर याद करना है, ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाना है, वो आते ही सब 11th और 12th में चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस होती हैं जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये हमारी स्टेबल होती हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं एटम्स, तभी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अकेला पड़ा है, तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, वो जुड़कर ही O2 बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है, NO2 बनाता है। तो यहां पर एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं होते हैं। तो जो स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, वो रिएक्ट करके स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो एटम्स होता है वो हाईली रिएक्ट करता है, जल्दी से जल्दी सोचता है किसी से रिएक्ट करके स्टेबल बन जाए। हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और पानी बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में होती है, हवा में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन रख दो तो नहीं रिएक्ट करेगा, तो वाटर नहीं बनेगा। एक इसको लिए कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कंडीशंस के हिसाब से ही चीजें होती हैं। क्लियर होगी बात की नहीं? तो यहाँ पर हाईली रिएक्टिव होता है एटम्स, ये हमारा लेस रिएक्टिव। अब जब एटम से मॉलिक्यूल बन गया तो अब स्टेबल हो गया, तो वहां पर लेस रिएक्टिविटी होगी, मतलब उल्टा बोल सकते हो, जो स्टेबल ज्यादा वहां पर रिएक्टिविटी कम। तो इट इज मोस्ट स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। स्टेबल हो गया, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि एटम हमारा अनस्टेबल था, मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल बन गया। अब जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है तो मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते, ज्यादातर ये लेस रिएक्टिव होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। हम देखते हैं नो केमिकल बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड नहीं बनता, अकेला है ना एटम, यहां पर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा नहीं, लेकिन जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। तो यहां पर तो बॉन्ड होगा, यहां पर बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि एटम के अंदर के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एटम्स के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, लास्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम के अंदर हमें अपनी क्लास में 9th क्लास में 3 पार्टिकल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में उसके एटम्स होते हैं, जिस एटम से बना है, जैसे H2O है तो यहाँ पर 3 एटम है ना, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल से भी छोटे हैं। तो 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। अगर हम बात करें H2SO4 की, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है। 4 क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? 40 में समझ लेना, 40 में समझ लेना, इसको 15 में समझ लेना है। एस फॉर सन। तो यहां पर 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। क्लियर? समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये हमारे हैं डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर कोई पूछ ले तो तुरंत आप बता दो। इतनी बात समझ में आई? अब हम यहां पर देखते हैं आयंस क्या होते हैं। देखो आयंस क्या होते हैं। आयंस एक होती है चार्ज्ड स्पीसीज, जिसमें चार्ज होता है, या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब पॉजिटिव प्लस साइन होगा, नेगेटिवली चार्ज मतलब माइनस का साइन होगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? इतनी बात समझ में आई? तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? एटम्स और मॉलिक्यूल। क्लियर? एटम्स की भी चार्ज स्पीसीज और
मॉलिक्यूल की भी चार स्पीसीज। आयंस जो होते हैं, टाइप्स ऑफ आयंस की बात करें, टाइप्स ऑफ आयंस, तो आयंस हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की कौन सा चार्ज आ रहा है इस पे। तो पहला होता है हमारा कैटायन और दूसरा होता है हमारा एन आयन। ठीक है, कैट आयन और एन आयन। ठीक है, कैट आयन, कैट मतलब हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज का आयन, और एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज का आयन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारा Na+ सोडियम, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल समझ गए ना? तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, मरकरी हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, Mg2+, है ना, कैल्शियम 2+, ठीक है, कॉपर का प्लस, ठीक है, सिल्वर चांदी पे प्लस, ठीक है, आयरन पे प्लस, क्लियर, लोहा इसका सिंबल Fe होता है। तो ये सारे होते हैं कैटायन। क्या होते हैं? कैटायन। बात करें एनायन की, जैसे हम बात करें Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है, कैटायन में हमारा H+ भी आ जाता है। कैटायन मतलब प्लस चार्ज की स्पीसीज को हम बोलते हैं कैटायन। क्लियर? यहां पर कैटायन की डेफिनेशन लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कैट आयन। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? हम बात करें एनायन की, एनायन किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज आयन। नेगेटिव चार्ज आयन is called what? Anion। इसको क्या बोलते हैं? एनायन। अब ये F नेगेटिव भी हो सकता है, Cl नेगेटिव भी हो सकता है, O पे 2 नेगेटिव हो सकता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? O पे 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? H नेगेटिव भी हो जाता है, ब्रोमीन पे नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये सारे के सारे मतलब नेगेटिव आयन हो तो हमारी क्या होते हैं? एनायन। इतनी बात समझ में आई? फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है पॉलीएटॉमिक आयन। क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयन। इसको हटा दें। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? पॉली का मतलब अभी मैंने कुछ बताया था कहीं पर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बताया था। पॉली का मतलब क्या होता है? बेसिकली पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। तो कहीं पे भी पॉली आ जाए, POLY, तो उसका मतलब होता है मैनी। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब बहुत सारे एटम हो, वो वाला मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन की। क्या बात करेंगे? पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स हो। ठीक है, क्लियर हुई बात की नहीं? आयंस और चार्ज स्पीसीज containing more than one atom, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन में ही आ जाते हैं। जैसे हम बात करें पॉलीएटॉमिक आयन में, जैसे हम जो यूज करेंगे, ठीक है, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। ठीक है, हम बोल देते हैं तो ये हमारा नाइट्रेट आयन होगा, ये हमारा नाइट्राइट आयन होगा, ये हमारा फॉस्फेट, ये हमारा सल्फेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव में तो ये होता है अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम आयन। क्लियर? अमोनियम आयन। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें हम देखते हैं। एक अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारा H+ को हम प्रोटॉन बोल देते हैं। H नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, IDE आता है इधर पे, IDE। ठीक है,
यहां पर क्या आ जाएगा, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, ठीक है। यहां पर नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन। समझ में आ रही बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहीं पर हम बात करें नाइट्रोजन का अकेला आयन अगर N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन, ठीक है। जब खुद का आयन होता है तो उसमें लास्ट में लगाते हैं IDE। क्या लगाते हैं? IDE। जैसे हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का S2 नेगेटिव आता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सल्फाइड। IDE लगाते हैं इसमें, जब भी खुद का आयन होता है उसमें लगाते हैं IDE लास्ट में। समझ में आ रही बात कि नहीं? इतनी बात आपको समझना है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो गया तो 8, थोड़ा कम हो गया ऑक्सीजन तो 8, ठीक है। 8 लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं, ठीक है। और खुद का हो तो आइड लगा देंगे। क्लियर? अगर यहां पर सल्फेट है, ठीक है, सल्फाइड को कैसे लिखोगे? SO3 नेगेटिव, H2SO3 होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? H2SO3 में से 2H+ निकाल देंगे तो क्या देगा ये? सल्फाइड आयन। क्या बोल देंगे? सल्फाइड आयन। क्लियर? तो ये हमारे पॉलीएटमिक आयन है, मतलब इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। इसमें 4 एटम है, इसमें 3 एटम है, इसमें 5 एटम है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ये ऊपर है चार्ज, ये नहीं बोलते 3 नाइट्रोजन है, चार्ज है 3। क्लियर? 3 नेगेटिव, इस पे सिंगल सिंगल चार्ज है। ये जब भी एटम की बात करें वो नीचे होता है, चार्ज होता है ऊपर। ये 3 नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन के एटम है। ये छोटी छोटी चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लियर एंड कट। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसको फटाफट नोट कर लो अच्छी तरीके से, इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। यहां पर हम टर्म समझते हैं वैलेंसी। व्हाट इज द टर्म ऑफ वैलेंसी? वैलेंसी क्या होता है? एटम जो होता है उसमें एक टर्म आता है वैलेंसी। एटम की वैलेंसी क्या है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरीके से जुड़ेगा, उसको बोलते हैं वैलेंसी। वैलेंसी से पहले एक टर्म आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर 2 टर्म हमको समझने हैं, तब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, अगर हमारा जैसे एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है उसका, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ये चौथी शेल है। 4 शेल होती हैं एटम की। कितनी? 4। कौन कौन सी शेल की बात करें? शेल जो होती हैं, क्या होती हैं? 4 शेल होती हैं, 4 शेल होती हैं। शेल, शेल K शेल होती है, L शेल होती है, M होती है और N। न्यूमेरिकली इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, दूसरी शेल, तीसरी शेल और चौथी शेल, ठीक है। क्लियर हुई बात कहीं? तो पहली शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। फिर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम चौथी शेल में। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम यहां पर बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा, खत्म। हीलियम में तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब यहां पर जैसे हम बात करें सोडियम, बताओ सोडियम हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11। सबसे पहले आपको मैंने पिछली क्लास में बोल दिया था कि एटॉमिक नंबर आपको 30 तक बिल्कुल पता होना चाहिए। अब यहां पर वो यूज होता है। अब देखो हम बात करें कि जैसे हम बात करें सोडियम, सोडियम का जैसे एटॉमिक नंबर होता है 23। कितना? 23। तो पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। दूसरी शेल जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम को होता है 11, मास नंबर होता है 23। हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे करते हैं? कैपिटल जेड। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां पर अगर सोडियम की बात करें, सोडियम में 11 हमारे एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन तो सब न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे भर दिए पहली शेल में, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। दूसरी शेल में 8, 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 8 10 हो चुके, 1 बचा।
तो तीसरी शेल में आएगा अब एक, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी है, तीसरी शेल। पहली दूसरी शेल इनर शेल है, अंदर वाली। आउटर मोस्ट कौन सी है, हमारी थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब बाहरी शेल में। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, कितना 1। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अगर हम यहीं पर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरी शेल में 8 भरते हैं, और फिर कितने बचे, 17 होता है, तो 7 बचे हैं। तो थर्ड शेल में भर सकते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना 7। तो क्लोरीन का कितना हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। इसका कितना हो जाता है, 1। क्लियर आ रही बात समझ में, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको फटाफट नोट कर लो कि मतलब क्या है। ये पहली शेल के शेल होती, देन एल शेल, देन एम शेल, देन एन शेल, ठीक है। इस तरीके से शेल में भरे जाते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमें बताना था आपको लास्ट चैप्टर में, लेकिन हमने यहां पर आपको थोड़ा सा बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर थोड़ा जरूरी था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, इसको फटाफट नोट कर लो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हो गया ये। अब देखो, अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी अब देखना यहां पर। अब वैलेंसी क्या होती है, हमने बताया था कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो इधर देखो वैलेंसी है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब ये 2,8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा। ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे किसी को, और अब ये बन गया ऑक्टेट्स का कंप्लीट हो गया। मतलब ज्यादा, देखो एटम ना ही ज्यादा पसंद रखता है ना कम। अगर ज्यादा हो गया तो वो दे देता है, और कम हो गया तो वो फिर लेने की सोचता है, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये देगा, तो Na+ बना लेता है, ठीक है, वो आयन बना लेता है। यहां पर क्लोरीन, मतलब लास्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तब वो स्टेबल माना जाता है। तो यहां पर 7 ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, तब ये स्टेबल हो पाएगा, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इसीलिए यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बन जाएगा, Na+, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, Cl-। समझ में आ रही बात की नहीं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, आउट, ये इन कर देगा। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये नेगेटिव हो गया, समझ में आ रही बात की नहीं। ये बन गया आयन, ये एनायन, ये कैटायन। चलो इसकी बात छोड़ो। अब ये कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब इसकी कैपेसिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन देकर ये किसी के साथ जुड़ेगा। मतलब कैटायन बना लिया, कैटायन किसके साथ जुड़ता है, एनायन के साथ। पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जुड़ता है, नेगेटिव के साथ। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब जितनी कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होगी, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर सोडियम की एक कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी है, तो इसका एक आ जाती है वैलेंसी, +1, एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने वाली है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, तो ये -1 आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी में यहां पर इलेक्ट्रॉन के लेने देने से, वो किस तरीके से लेने देने से फिर जुड़ते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों का, हम लोग का कहीं पर लेना देना नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब
ठीक है, तो वहां पर हम लोग की बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां पर मतलब होना जरूरी है। ठीक है, आपका मतलब नहीं है कि आपको नहीं पढ़नी ये चीज, तो आपकी बॉन्डिंग मुझसे नहीं होगी, आप सुनना ही नहीं चाहोगे, है ना। तो जब तक आपका मतलब नहीं होता है तब तक बॉन्डिंग नहीं बनती है किसी के साथ भी। मतलब वहां पर कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो यहां पर बिना मतलब की बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहां पर बेसिकली बैलेंस ही बोल सकते हो, मतलब, है ना। मतलब क्या है बॉन्डिंग का, तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी जितनी होगी दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम और डिटेल में जाते हैं, इसको फटाफट नोट करो, हम और अंदर जाते हैं। अब देखो, हम समझते हैं यहां पर अगर हम बात करें कि वैलेंसी जो है वो अलग अलग एटम की हम कैसे कैसे बात करें। ठीक है, जैसे हम 20 तक एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन, यहीं पर नियॉन देख लेते हैं, ठीक है, नियॉन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकन, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इतनी बात समझ में आ गई आपको, सारी चीज दिख रही है आपको। अब देखो यहां पर देखो, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी क्या होगी, +1। पहली शेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, हीलियम में भी 2 है, तो ये ना ही लेगा ना देगा, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, 0। वैलेंसी क्या होगी इसकी, 0। यहां बात कर रहे हैं वैलेंसी की, समझ में आ रही बात की नहीं। लिथियम 2,1 बनाता है, कितना, 2,1, ये क्या बनाता है, 1, तो ये तो दे देगा, ये 0, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 बना लेता है। ठीक है, हम बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम क्या करेगा, 2,1 होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको और डिटेल में देख लो। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, फिर देख लो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहां पर वैलेंसी, यहां पर वैलेंसी। ठीक है, यहां पर समझ जाना, ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे हाइड्रोजन का 1 है, 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +1 हो जाएगी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 0 हो जाएगी, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो 2,1 करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। बेरिलियम 2,2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 हो जाएगी वैलेंसी। ये कितना, 2,3, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोरॉन का, 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो +3। कार्बन कितना होता है, 2,4। अब पहली जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर भी ये स्टेबल हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी, तो इसकी +4 भी होती है और -4 भी होती है, तो उसको लिख देते हैं +-4। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी वैलेंसी बना लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन देकर भी, मतलब दोनों वैलेंसी होती है, दोनों तरफ से ये स्टेबल हो सकता है। इसमें क्या होता है, 2,5, अब 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने होने चाहिए, 8। अब 3 लेकर ये बना सकता है 8, या फिर ये 5 देगा। क्या इजी है, इजी टास्क क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 3 इलेक्ट्रॉन लेना इज इजी टास्क, तो क्या हो जाएगी, -3, लोन में आ जाएगा माइनस। इसमें 2,6 होता है, तो कितने -2, ये 2, कितना है 7, तो -1 वैलेंसी, 8 करना है ना इसको कंप्लीट आउटर मोस्ट में। नियॉन का तो 8 होता है, बताओ इसमें वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत इजी चीज है, इतनी बात आराम से समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर। इतनी बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर ये टेबल आपकी कंप्लीट, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहां पर बात करें, ये यहां तक हो गया नियॉन तक, हम बात करें यहां पर, ठीक है, तो अब यहां पर गौर से देखना, गौर से देखना दूसरी टेबल, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी, और वैलेंसी। अब देखना यहां पर, अब देखो यहां पर
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, अभी मैं इसका बता चुका हूं। तो 2,8,1 तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो +1। मैग्नीशियम 2,8,2 क्योंकि 2,8 तक तो हो गया था, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मर गए थे मैक्सिमम। अब तीसरी शेल की बारी है तो पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देकर स्टेबल बन सकता है, ये 2 देकर स्टेबल बन सकता है, +2 हो गया। ये 3 देकर स्टेबल बन सकता है तो +3 हो गया। ये 2,8,4 ये वही बात हो गई, 4 लेगा या 4 देगा, है ना, तो +-4 हो जाएगी इसकी। ठीक है। फास्फोरस 2,8,5 ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके ही बनाएगा, जिस तरीके से नाइट्रोजन भाई साहब ने बनाया था उसी तरीके से ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -3 वैलेंसी। सल्फर 2,8,6 तो क्या करेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या देगी -2। क्लियर। क्लोरीन 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2,8,7 ये तभी देखना तो एटॉमिक नंबर आपको 30 तक पूरा याद हो। ठीक है। क्लोरीन 2,8,7 एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 8 कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा। बेसिकली इसको स्टेबल बनना है। ठीक है। आर्गन की बात करें तो कितना होता है 18, तो 2,8,8 अब स्टेबल है, ना लेना ना देना, तो वैलेंसी क्या होगी 0। पोटेशियम 2,8,1 अब जब तक यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आए तब तक यहां पर 18 नहीं भरे आएंगे, जब तक 2 आ जाएंगे उसके बाद यहां पर 18 भरेंगे। 18 होते हैं ना थर्ड सेल में, तो यहां पर तब भरे जाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद कैल्शियम के बाद बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो 2,8,1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तब इसकी वैलेंसी होगी। कैल्शियम 2,8,8,2 यहां पर 2 वैलेंसी हो जाएगी तब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर वैलेंसी हम निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट इसको नोट करो, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट